Morning, dear students. Now, dear students, today your class 9th chapter first topic is the French Revolution. Now, dear students, last week हमने क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कैसे जो लुईस 16 के टाइम पे फ्रेंच की सोसाइटी थी और उसने कैसे क्या कहते हैं भ्रम में गलती से जो बेस्टाइल फोर्ट था वहां पर अटैक कर दिया था और वहां पर जो कैदी थे उनको वहां से भगा दिया था। किस पर्पज से कि कहीं जो लुईस 16 ने आपकी जो सेना भेज रखी है वो कहीं ना कहीं फ्रेंच सोसाइटी जो पेरिस में रहती थी उन पर अटैक करने के लिए भेजी। ये उनका एक भ्रम हो गया था और जिससे उन्होंने एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिससे क्या कहते हैं कहीं ना कहीं वहां पर एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, एक रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें एक बात हम रखी थी कि कहीं ना कहीं हम जब चैप्टर को समझेंगे तो बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे, क्योंकि अधिकतर स्टोरी में ऐसा होता है कि आखिर ये घटना घटी क्यों उसको जानने के लिए हमको प्रीवियस में जाना पड़ेगा कि वहां क्या हुआ था, बैक डेट पे जाना पड़ेगा कि क्या ऐसी कंडीशन हुई थी कि जिससे इतना कुछ हो गया। तो आज डियर स्टूडेंट्स हम ये समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था 1789 से पहले। तो डियर स्टूडेंट्स लुईस 16, हमने लास्ट टाइम लुईस 16 का नाम सुना था। लुईस 16 कौन था? तो डियर स्टूडेंट लुईस 16 एक राजा था फ्रांस का। इन 1774 में लुईस 16 को फ्रांस का राजा बना दिया गया था। मात्र 20 इयर्स 20 साल की उम्र में वो राजा बन गए थे। राजा बनने के तुरंत बाद उनकी शादी हो गई मैरिड टू ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मारिया एंटोनिएट। ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रिया फ्रांस के नियरेस्ट कंट्री है। इन्होंने मारिया एंटोनिएट से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद जब इन्होंने अपने राजकोष को देखा कि हमारे जो पूर्वज है उन लोगों ने कितना पैसा छोड़ रखा है, कितनी धनराशि छोड़ी है या फिर कितना सोना चांदी ईटीसी छोड़ के रखा हुआ है, तो जब इन्होंने अपने खजाने के मेन रूम पे गए तो वहां देखा तो वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था। क्यों हुआ था वो रीजन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन खत्म होने की वजह से लुईस 16 को यह पता लग गया था कि फ्रांस की जो अभी आर्थिक कंडीशन है वो बहुत ही खराब चल रही है। तो उन्होंने कुछ अपने नियम बनाए ताकि जो उनके राज्य का राजकोष जो खत्म हो गया वो इक्वल हो सके और जो लोग वहां पर रहते हैं उन लोगों के लिए कभी बाद में नीड आपकी आवश्यकता पड़ गई, पैसों की या धन की आवश्यकता पड़ गई, तो उस वक्त हम किस तरीके से अपने देश को बैलेंस कर सकेंगे। तो उन्होंने सोसाइटी में कन्वर्ट किया, फ्यूडल सोसाइटी। ये फ्रेंच की एक सोसाइटी बनाएगी। सोसाइटी में 3 टाइप्स की कैटेगरी को बनाया गया। फर्स्ट स्टेज जिसमें क्लेरिजी थी, यानी कि इनमें ऐसे लोग रहते थे जो बहुत ही विद्वान हुआ करते थे और जिन लोगों की एक अपनी पहचान थी। जैसे चर्च में कौन रहते हैं? फादर वगैरह, पुजारी। जैसे हमारे इंडियंस में पंडित वगैरह होते थे, पहले से कास्ट सिस्टम चलता था। जैसे पंडित सबसे उच्च कोटि में होता, फिर क्षत्रिय होता था, फिर शूद्र, फिर वैश्य। ऐसे सेम सिस्टम फ्रांस में भी था। जो चर्च में फादर लोग थे वो टॉप क्लास के थे, तो वो लोग क्या करते थे, राजाओं को सलाह भी देते थे और उनको एक नया सम्मान मिलता था हमेशा। भले ही वो राजा लोग हों या आम जनता हो, वो हमेशा फादर को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। तो ये लोग बहुत सारे डिसीजन निकालते थे। एक तरफ से ये वजीर टाइप के थे राजा के, जो हर प्रकार के निर्णय में मदद करते थे राजा की। तो इन लोगों को टॉप कैटेगरी में रखा गया था, इसलिए एक तरफ से गॉड गिफ्टेड हो चुके थे कि अगर बाद में कल के दिन इनकी यहाँ कोई जन्म भी लेगा तो ऑटोमेटिक उसका सम्मान बढ़ जाएगा। सेकेंड स्टेज थी नोबिलिटी, यानी कि इस कैटेगरी में राजा वगैरह आते थे, राजा के रिलेशन वाले आते थे, या फिर ऐसे बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बनिया जो राजाओं के साथ बैठते थे, उनके साथ डिस्कशन करते थे, उनके साथ व्यापार करते थे और टैक्स वैक्स वसूलने में मदद करते थे। तो ये भी एक तरफ से टॉप क्लास के थे। लेकिन जो सबसे पुअर कंडीशन थी वो थी थर्ड स्टेज की। इन्होंने जो थर्ड कैटेगरी बनाई थी ये बहुत ही डल थी, क्योंकि इस पे जो रहने वाले लोग थे वो पीजेंट टाइप के लोग थे, लेबर थे या मर्चेंट टाइप के लोग थे। ये लोग इतने गरीब थे कि इनके पास खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं थी। ये मान के चलिए 90%
सीधे सीधे 90% इन लोगों के पास जो भी ये खेती करते थे ये सब किसके थे? फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज वालों के, अधिकतर सेकंड स्टेज वालों के थे। इन लोगों ने किसानों को कहा था कि हम आपको अपनी प्रॉपर्टी देंगे, आप उस प्रॉपर्टी से उसमें खेती करिए, उसमें अनाज उगाइए, लेकिन जब आप अनाज उगाएंगे तो उस अनाज को किस रूप में वापस करेंगे उसके लिए इन्होंने क्या किया? फेडरल सिस्टम बनाया। सिस्टम में क्या था? 2 टाइप्स के सिस्टम थे, एक था इनडायरेक्टली और एक डायरेक्टली। इनडायरेक्टली सिस्टम इन्होंने क्या किया था? अब जैसे जो ये नोबिलिटी राजा लोग थे, इन लोगों ने क्या किया कि 90% में से 60% लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड नहीं था, जमीन नहीं थी। तो इन लोगों ने इन लोगों को क्या कहा कि हम आपको जमीन देंगे, आप किसान लोग इसमें क्या करोगे? खेती वगैरह करोगे। जब खेती करोगे तो उसमें से इनडायरेक्टली 1/10, यानी कि अगर आपने 100 कुंटल अनाज उगा रखा है तो सीधे सीधे आप डायरेक्टली नहीं दे सकते, इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? जो 10 कुंटल या 10 कुंटल आपका बन रहा है वो आपको किसी भी हाल में हो यहाँ के जो चर्च वगैरह है, फादर वगैरह है, इन लोगों को देना पड़ेगा। मतलब ये रूल्स के अकॉर्डिंग कभी बढ़ भी सकता था, कभी घट भी सकता था, लेकिन इन्होंने फिक्स कर रखा था कि आपको मिनिमम 10% तो देना ही देना है। सेकंड था डायरेक्टली टैक्स। डायरेक्टली टैक्स में इन्होंने क्या किया था कि रूल्स बदलते रहते थे, जो रूल्स थे वो चेंज होते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आता था। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कुछ रूल्स बनाए हुए थे और ये सारे के सारे रूल्स सिर्फ 3rd स्टेज वालों के लिए थे, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा थी। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जितने भी लोग थे वो लेबर थे, क्योंकि एक परिवार में अगर 5 से 10 सदस्य हो जाएंगे तो उनके लिए आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो उनको नीड जो उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक कोई भी काम करने की आवश्यकता पड़े तो वो करेगा। लेकिन ऊपर क्या थे? पॉपुलेशन कम थी, इसलिए लोग कम रोटी में भी, जैसे आपको पता है एक ब्रेड का टुकड़ा है, अगर इसमें 4 पार्ट्स हम कर देते हैं तो अगर हमें इतना इतना % मिल रहा है, यानी कि हमें 25% खाना मिल रहा है, लेकिन अगर सडनली इसमें पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो हमें मान लिया जाए 5% या 10% ही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी भूख नहीं मिट पाएगी। वो कंडीशन 3rd स्टेज में थी। तो फ्रांस ने, लुईस 16 ने कुछ इस तरीके के रूल्स बना दिए कि जिससे जो नीचे के 3rd स्टेज के लोग थे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन फिर भी ये रूल्स को फॉलो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इतना टैक्स वसूला गया जिससे वो लोग इतना परेशान हो गए कि उन्हें लगा कि शायद क्या कहते अब वो आगे जो समय आ रहा है उस समय वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस टॉपिक में हमने ये क्लियर कर लिया है कि लुईस 16 ने किस कैटेगरी में आपकी सोसाइटी को कन्वर्ट किया था, और जब आप अपनी बुक्स एनसीईआरटी के ओपन करेंगे तो आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, और मैं आपको इस तरीके से कहानी को समझाऊंगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में समझ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था पहले और लास्ट में 1789 तक ये रिवॉल्ट में कन्वर्ट कैसे हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो 18th सेंचुरी लिखा है इसका मतलब हमेशा समझ जाना 18th सेंचुरी मीन्स होता है 800 से पहले, यानी कि आपका कॉमन सी बात है कि जो 700 आपका 1700 है उससे बाद में, ये इसके बीच में जो चल रहा है वो 18th सेंचुरी है, यानी कि कहीं ना कहीं 1800वीं शताब्दी से पहले और 1700 की शताब्दी के बाद जो बीच का हिस्सा था वो 18th सेंचुरी माना जाता है। अगर 19th सेंचुरी आएगी तो इससे आगे को बढ़ेगी और वो ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1701 से लेके 1800 के बीच में, यानी कि 1701 से लेके 800 के बीच में, 1800 के बीच में। सो डियर स्टूडेंट्स, मे बी आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की डिटेल्स जानेंगे और इस स्टोरी को बहुत ही बारीकी से समझ लेंगे। ओके डियर, थैंक यू सो मच।